प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अभिव्यक्ति एवं माध्यम का तीसरा चैप्टर विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन इसके विषय में बताने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग नोट करते जाएंगे। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की शैली अलग होती है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों और श्रोताओं दर्शकों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के तहत जो पहला है, प्रमुख जन संचार माध्यम, प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। ये 4 पॉइंट है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिलेंगे। सबसे सहज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि अखबार पढ़ने के लिए होता है, रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियाँ और खामियाँ भी होती है। खामियाँ मतलब कमियाँ। तो हम इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सा संचार माध्यम अच्छा लगता है, हो सकता है आप समाचार पत्र बोले, लेकिन आपका मित्र टेलीविज़न बोलेगा, कोई मित्र रेडियो बोलेगा, कोई इंटरनेट बोलेगा। तो सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग महत्व को दर्शाएंगे। सबकी पसंद अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। वो कारण होगी उस पसंद आने वाले संचार माध्यम की विशेषता। वो विशेषता उसके अंदर पसंद का कारण बन सकता है। आप या आपके अन्य दोस्त अलग अलग संचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उसकी विशेषताएं, खूबियाँ आपकी और आपके अन्य दोस्तों के मिजाज एवं रुचि, ज़रूरत, इंटरेस्ट के अनुकूल है। हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं और कुछ खामियां, कुछ कमियां है। इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि संचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है और दूसरा उससे कम है। अखबार में जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम समाचार पत्र को बोला जाता है, जिसको अखबार भी बोलते हैं, उर्दू का शब्द है। अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। कोई समाचार हम पढ़े, फिर रुक करके उस पर चिंतन किए, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। लगता है सामने घटना हो रही है, मेरे घटना स्थल देखने को मिल जाता है। इस तरह का रोमांच हमें अलग अलग से उत्साहित करता है। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं, जितना उत्साहित होते हैं, उतना किसी अन्य माध्यम पर संभव नहीं है। इंटरनेट की अलग विशेषताएं हैं। उस सूचनाओं का भंडार अपने अंदर रखा हुआ है। बस एक बटन दबाए, सूचनाओं का अथाह संसार में पहुंच जाएंगे। जिस भी विषय पर आप जानना चाहते हैं, इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। अब इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियां और खामियां को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है प्रिंट माध्यम। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट, पहला है प्रिंट माध्यम। तो
मुद्रित माध्यम भी इसको बोलते हैं। मुद्रित माध्यम जन संचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। जितने आधुनिक माध्यम है जनसंचार के, उन सब में सबसे पुराना है यह। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापखाने को देखते हैं, जिसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। छापखाने का आविष्कार किसने किया? जर्मनी के गुटेनबर्ग। भारत में पहला छापखाना 1556 में गोवा में खुला। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग प्रतिवर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत में पहला छापखाना कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत में पहला छापखाना सन 1556, छापखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस, 1556 1556 गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। धर्म प्रचार के लिए इसका उन्होंने आविष्कार किया था। ये प्रिंटिंग प्रेस का चित्र देखो सामने दिखाई दे रहा है। प्रिंटिंग प्रेस। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जितनी तरह की है, ये सब मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत आता है। इसकी विशेषता है सबसे बड़ी कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि इसे छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, अस्थायी होता है। हम उसे रख सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, कटिंग करके रख सकते हैं। उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। उसको आराम से पढ़ने की सुविधा होती है। डिक्शनरी खोलकर देखने की सुविधा होती है। आप उसे कोई शब्द पर नहीं समझ में आ रहा है, किसी शब्द का अर्थ, तो उसका मीनिंग देख सकते हैं। किसी से डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर दोबारा पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तिबारा पढ़ सकते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार उसे हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है प्रिंट मीडिया की। अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ को पहले पढ़ सकते हैं। समाचार, अगर खेल से संबंधित हमारी रुचि अधिक है तो हम खेल समाचार को के पेज पर पहले चले जाएंगे। अर्थ से संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है, सीधे उस पेज पर चले जाएंगे। राजनीति से संबंधित है, अलग है। संपादकीय है, उसका अलग पेज है। सबका अलग अलग पेज है। हम जो चाहें वहाँ पहले जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लंबे समय तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसकी अगली विशेषता है, उसे रेफरेंस के रूप में, संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लिखित भाषा का विस्तार है। इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल होती है। लिखित भाषा चूँकि अनुशासन की मांग करती है, वर्तनी की शुद्धियाँ न हो, इस बात का भी ध्यान दिया जाता है। व्याकरण के हिसाब से सही हो, शब्दों में उपयुक्त तालमेल हो, इन सब चीज़ों का इसमें ध्यान दिया जाता है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं उस पर। तो इस तरह की चीज़ें इसमें है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कमी नहीं है, इसकी कुछ कमियां भी है। सबसे बड़ी कमी इसकी मुद्रित माध्यम की है कि यह अनपढ़ों के लिए किसी काम की नहीं होती, निरक्षरों के लिए यह किसी काम की नहीं होती। केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इसे पढ़ सकता है, समझ सकता है। इसलिए इस प्रकार के लेखन को पाठकों के शैक्षणिक स्तर और योग्यता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचित नहीं कर सकता है। ये दूसरी इसकी कमियां है। इस 24 घंटे पर छपता है तो 24 घंटे का समाचार ही अगले दिन मिलेगा, जबकि टेलीविज़न पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर तत्काल घटित होने वाली सूचना भी प्राप्त हो जाती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्टों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। अखबार या पत्रिका में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। अक्सर आता है कि डेडलाइन किसे कहते हैं, तो डेडलाइन
किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के प्रकाशन होने की जो आखिरी समय होता है, निश्चित समय सीमा होती है, उसे डेडलाइन कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट रेडियो समाचार। तो हम रेडियो समाचार के विषय में देखते हैं। रेडियो समाचार, रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब सुनने का, सुन करके सूचनाओं को हम प्राप्त करते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो के श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। श्रोताओं से संचालित होने वाला यह माध्यम है। श्रोता मतलब सुनने वाला। श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, शब्दकोश में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रिंट मीडिया के विशेषता में बताया था। लेकिन रेडियो में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सारी बुलेटिन आपको सुननी है, समाचार सुनना है तो आपको क्रम से सीक्वेंस में आएगा, जिसका इंतज़ार करना पड़ेगा। बारी बारी से एक के बाद एक करके समाचार आता रहता है। इस बीच में अगर आप कहीं इधर उधर चले गए, हट गए, ध्यान अगर विचलित हो गया तो आप जिस समाचार को सुनने के लिए बैठे हैं वह भी छूट सकता है, छूट जाता है। कोई कठिन शब्द या गूढ़ शब्द जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं, रेडियो समाचार में प्रयोग किया गया है तो वो आप उसे समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। रेडियो मुख्य रूप से एक रेखीय मतलब लीनियर, एक लाइन में चलने वाला माध्यम है। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है। जैसे समाचार उधर से सूचना दी जाती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाती। तो रेडियो की विशेषता कुछ इसकी संरचना है, किस तरह से इसके। तो रेडियो समाचार की संरचना अखबारों और टीवी की तरह, जैसा टीवी और अखबार में समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में मुख्य बात को पहले बताया जाता है, उसी शैली में रेडियो समाचार भी लिखा जाता है। जनसंचार माध्यम में सबसे अधिक यानी 90% खबरें, स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती है। मीडिया से, जनसंचार से संबंधित जो भी सूचनाएं या समाचार के जितने माध्यम है उसमें लगभग 90% से अधिक उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण बात को पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना या विचार समस्या के ब्यौरा उसके कालक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य से शुरू किया जाता है। इसकी हम विशेषता बता देते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसमें इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इंट्रो या बॉडी, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। उल्टा पिरामिड शैली समाचारों को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला इंट्रो, जिसको मुखड़ा भी बोलते हैं, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हिस्सा होता है। बॉडी में समाचार के विस्तार से ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। और समापन तीसरा भाग होता है इसका। ये कभी कभी इसका प्रयोग नहीं भी किया जाता है। समापन जैसे कोई चीज़ नहीं होती और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है। अगर ज़रूरी हुआ, जगह और समय की कमी है तो आखिर के पैराग्राफ को काटा भी जा सकता है, हटाया भी जाता है। रेडियो समाचार लिखने के लिए कुछ बुनियादी बातें हैं। पहली है साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। इसके समाचार लिखने की शैली जो होती है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो समाचार बोलते समय कोई कठिनाई का अनुभव न हो वाचक को। समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए
कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका, स्त्री हो या पुरुष हो, उसे कोई दिक्कत न आए। कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस टाइप किया जाना चाहिए। 12-13 एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्दों का ही प्रयोग निश्चित किया गया है ताकि स्पष्टता से पढ़ा जा सके। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संक्षिप्ताक्षरों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। अंकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 1 से 10 तक के अंकों और शब्दों को, 1 से लेकर के 10 तक के जो अंक होते हैं उसको शब्दों में, तथा 11 से 999 तक के अंकों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर लाखों में है, हजारों में अगर कोई शब्द है तो उसे अंक में न लिख करके शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए ताकि वाचक या वाचिका को कोई परेशानी न हो। इस बात का ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह शाम छप कर आता है, जबकि कहीं कहीं शाम को भी छपता है। अखबार दिन में सुबह सुबह हर जगह आता है, कहीं कहीं शाम को भी छपता है, शाम को भी आता है समाचार संध्या खबर के नाम से, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। तो श्रोता के लिए इसमें संक्षिप्ताक्षर आज सुबह, दोपहर, आज तड़के इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल होता है। अगर वो और बड़ी है तो इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इसी महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इसी साल, अगले साल, पिछले साल, इस तरह के संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है टेलीविज़न। टेलीविज़न भी समाचार का सशक्त माध्यम है जिसमें समाचार को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, घटना स्थल को भी देख सकते हैं। इसके लिए समाचार आलेख लिखते समय इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। जो दृश्य टेलीविज़न पर दिखाया जाता है उसी के अनुरूप शब्द हो। ऐसा नहीं कि कुछ बोल कुछ और रहे हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है टेलीविज़न समाचार लेखन में। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें बताने की कला का इस्तेमाल होता है। शब्दों का प्रयोग कम किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा समाचार कम से कम शब्दों में देने का प्रयास होता है। ये होनी चाहिए। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। कौन सा दृश्य दिखाना है उसके अनुरूप लिखने की शैली होनी चाहिए, तभी टेलीविज़न के लिए सशक्त समाचार हो सकता है। दृश्य यानी कैमरे के लिए गए शॉट्स जिसके आधार पर खबरें बुनी जाती है। कैमरे का जो शॉट्स, जो फोटो या जो वीडियो लिया गया है उसी के अनुरूप समाचार लिखा जाता है। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लें दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर को इंट्रो या कुछ इस तरह का बनाया जा सकता है कि दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसकी शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य समाचार होता है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास है तो उसका मुखड़ा चेंज हो जाता है, चेंज करना होता है। तब क्या हो जाएगा कि आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेज़ी से फैल गई, क्योंकि वहाँ आग की लपट का वीडियो दिखाया जा रहा होता है। तो इस तरह से टेलीविज़न के लिए समाचार लिखा जाता है। इसके बाद है
टीवी पर खबरों के विभिन्न चरण के बाद है टीवी खबरों के विभिन्न चरण जो इम्पोर्टेंट है, हम इसको अब बताने जा रहे हैं। तो टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ऐसा नहीं कि सीधे बोलने लगे और वीडियो दिखाने लगे, वीडियो के माध्यम से हम समाचार को बताते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, चरण होता है, जिसको हम बताने जा रहे हैं। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले कोई बड़ी खबर आती है तो उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, लिख करके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ हेडिंग से आता है। इसके बाद है दूसरा ट्राई एंकर। इसमें एक एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। जब फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो उसके बाद उस खबर को एंकर जो समाचार बोलता है वह सीधे सीधे बताने का प्रयास करता है और बताता है। जब तक खबर के दृश्य एंकर तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक वह दर्शकों की रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर ही समाचार को एंकर बताता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फ़ोन इन। जब एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करता है, जब रिपोर्टर से एंकर का संपर्क हो जाता है तो वो सूचना बाई टेलीफोन के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने लगता है, उसकी आवाज़ को सुना करके, जिससे रिपोर्टर घटना स्थल वाली जगह पर मौजूद होता है। वहां से सूचना वो डायरेक्ट एंकर के माध्यम से टेलीविज़न पर दिखाया जाता है। इसके बाद है नंबर 4 एंकर विजुअल। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबरें लिखी जाती है। अब वहाँ जब रिपोर्टर जब वहाँ पहुँच गया तो रिपोर्टर वहाँ से वहाँ के दृश्य को भेजता है टेलीविज़न सेंटर तक, एंकर तक, और उसको एंकर दिखाता है। तब उन दृश्यों के आधार पर खबरें लिखी जाती है। बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य भी दिखाए जाते हैं। उस दृश्य को दिखा करके उसके अनुरूप खबरें सुनाई जाती है या बताई जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट एंकर बाइट। एंकर बाइट का होता है कथन। टेलीविज़न में किसी भी खबर की पुष्टि के लिए सबसे सर्वाधिक बाइट दिखाई जाती है, उससे संबंधित बाइट को दिखाई जाती है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट प्रमाणित करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। वहाँ किसी घटना की सूचना देने और उससे दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों से बात कराई जाती है, उसके कथन को, उसकी आवाज़ को दिखाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एंकर बाइट। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट लाइव। लाइव यानी सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक पहुंच सके, और वो अपना सब लिखते भी हैं, सबसे पहले इस चैनल पर, सबसे पहले उस चैनल पर दिखाया जा रहा है। मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। उनकी वैन होती है जिसमें पूरा सैटेलाइट सिस्टम लगा होता है, जिसके माध्यम से समाचार को लाइव दिखाने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 7 पॉइंट एंकर पैकेज। 7वां है 7 पॉइंट एंकर पैकेज। तो एंकर पैकेज जो होता है उसमें पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना, जो भी घटना स्थल से संबंधित घटना है, उसके दृश्य
इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए ज़रूरी सूचनाएं इत्यादि होती है, जिसको एंकर पैकेज कहते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है, आता रहता है। ये सभी पॉइंट्स जो भी हमने बताया, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, एंकर बाइट क्या है, फ़ोन इन क्या है, एंकर विजुअल क्या है, एंकर बाइट क्या है, ये सब आता रहता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट में लिख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इंटरनेट, जो इस समय सबसे सशक्त माध्यम हो गया है जनसंचार का, इंटरनेट। इस इंटरनेट के विषय में हम लोग अब देखते हैं। इंटरनेट, इसके कई नाम हैं। जो इंटरनेट है, इंटरनेट के कई नाम हैं। नाम को जान लेना है, पता नहीं किस नाम से प्रश्न पूछ लिया जाए। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इतने इसके नाम हैं। तो वेब पत्रकारिता क्या है, साइबर पत्रकारिता क्या है, ऑनलाइन पत्रकारिता क्या है और इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, सब इसके नाम हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यक्तिगत के लिए भी हो सकता है, आपस में अपने लिए भी हो सकता है, आपस में 2-4 लोगों के लिए भी हो सकता है, तथा बहुत बड़े वर्ग के लिए भी हो सकता है इसका इस्तेमाल, जिसमें सूचना देना, मनोरंजन करना, ज्ञान प्राप्ति करना और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवाद। इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल खबरों को भेजने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता है। इसके बाद इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन, खबरों का आदान प्रदान इत्यादि ही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आज लगभग सभी समाचार पत्र, हम कह सकते हैं समस्त समाचार पत्र, अखबार के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, थोड़ा सा हम उसके हिस्ट्री की ओर ध्यान देंगे। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, तो विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर 1993 से 2001 तक। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत में इसका पहला दौर कब शुरू हुआ, दूसरा दौर कब शुरू हुआ, तीसरा दौर कब शुरू हुआ, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। पहला दौर 1982, फिर से बता दे रहा हूँ, 82 से 92। दूसरा दौर 1993 से 2001। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। हम तीसरे दौर में चल रहे हैं। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने जा रहा हूँ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब शुरू हुई? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। इसके पहले जो भी था वो विश्व के पटल पर हमने बताया था। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, भारत में कौन सा दौर चल रहा है, पहला दौर कब शुरू हुआ, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वो rediff.com है, इंडिया इन्फोलाइन, सीफी जैसी कुछ साइटें हैं। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय पूर्ण रूप से तहलका.com को जाता है। अब हिंदी नेट पत्रकारिता के संबंध में हम बातें करते हैं
और इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब की दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसमें जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स इत्यादि ये जो समाचार पत्र हैं जो नेट पत्रकारिता करते हैं। तो इस तरह से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन को हमने संक्षेप में जान लिया। जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमने बताया उसे स्टूडेंट लिख लेंगे, क्योंकि वो बोर्ड में आता रहता है। और किसी भी तरह की अगर समस्या हो, नहीं समझ में आया हो, तो उसे कमेंट करेंगे, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।